नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस महत्वपूर्ण विषय के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। 196 एपिसोड में आपका स्वागत है। परिचर्चा के 196 एपिसोड हो चुके हैं और फिर से वही बात, एक बड़ी ज़िम्मेदारी। अब 200 से सिर्फ 4 पायदान हम दूर हैं और कभी-कभी लगता है कि 200 एपिसोड बड़ी बात होती है और उस बड़ी बात तक पहुँचने में जो लंबा अरसा, लंबा समय, अ, लंबी कोशिश और बहुत सारे वक्ताओं का जो सहयोग मिला है, जो उनका साथ मिला है, तहे दिल से आभार उन सभी वक्ताओं के लिए जो हमारी परिचर्चा का कहीं न कहीं हिस्सा रहे। परिचर्चा तभी सार्थक होती है जब वक्ता होते हैं और वो वक्ता जब विद्वान हो, वो वक्ता जब विदुषी हो, वो वक्ता जब शिक्षाविद हो, बुद्धिजीवी हो, तब उस परिचर्चा में 4 चाँद लगती है। एक और विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और सबसे पहले डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं। अभिनंदन, स्वागत। महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी है क्योंकि आज हमने विषय लिया है भारत की सांप्रदायिक समस्या और सावरकर। अपने आप में एक बड़ा नायाब विषय है ये और ये विषय महत्वपूर्ण भी है और समसामयिक भी। हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि समसामयिक विषयों पर हम चर्चा करें और जागरूकता अभियान के तहत हमने ये परिचर्चा शुरू की थी और इस परिचर्चा को आज 196 एपिसोड हो गए। हमारे साथ कुछ विद्वान वक्ता मौजूद हैं जो स्टूडियो के बाहर हैं और जल्द ही स्टूडियो में आएंगे क्योंकि उनकी उपस्थिति इस चर्चा का जो रुख है वो बदलने वाली है, क्योंकि उनके वक्तव्य जब हम सुनेंगे शायद वो हमारे जीने की या जीवन की जो दशा है और दिशा है दोनों को बदल दे। सबसे पहले तो मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ दक्षेश पानेरी जी का, जिन्होंने बहुत कम समय में मेरे आग्रह को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि वो पहले हमारे श्रोता थे, आज वक्ता के रूप में मौजूद हैं, वो भी बहुत कम समय के आग्रह पर। विशेष आभार पूरी टीम की ओर से। दोस्तों, वीर सावरकर ने भारत की सांप्रदायिक जो समस्या, जो एक बड़ी चुनौती का रूप ले चुकी है, उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता की जो कमी है और हिंदू मुस्लिम जो समुदाय है, जो अलगाववादी प्रवृत्तियों की वजह से कहीं न कहीं प्रभावित है, इस समस्या की ओर जो एक बढ़ावा है, एक कदम है जिसकी वजह से आज हमें ये विषय उठाना पड़ा, क्योंकि हम उन्हीं सब परिस्थितियों में आज भी लिप्त हैं, उन्हीं परिस्थितियों में आज भी हैं जब सावरकर जी ने अपनी एक सोच रखी थी, जहाँ हिंदुत्व की बात थी, जहाँ समाजवाद की बात थी, जहाँ पर एक उनका विचार था कि किस प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता जो खंडित हो रही है, जो किसी तरह से प्रभावित है। सावरकर ने जैसे कि कहा था कि हिंदुत्व की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिनका उद्देश्य हिंदू समुदाय को एकजुट करना है और कहीं न कहीं हिंदू समुदाय पर या आजकल बड़ा वो प्रचलन है और ज़रूरत है, लोग कहते हैं हिंदू जागो, जागने की आवश्यकता है हिंदुओं को। उन तमाम बातों पर हम गौर करेंगे और ख़ासकर आज के कार्यक्रम में एक ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अब तक 68 किताबों के रचयिता हैं और मुझे लगता है किताबें और बढ़ गई होंगी मेरी जानकारी के हिसाब से। डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और इस विषय पर और प्रकाश डालेंगे, सावरकर की नीति, सावरकर के विचार और आज के समय में क्या उसकी प्रासंगिकता है, उन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। विशेष आभार उनका। हमारे साथ दक्षेश जी पहले ही जुड़ गए हैं, उनका भी अभिवादन है। साथ में हमारे साथ गौरी शंकर जी जुड़े हैं, जो कि पूर्व प्रधानाचार्य हैं सरस्वती बाल मंदिर के और सदस्य हैं इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के, दिल्ली प्रांत व सदस्य, ज्येष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं संघ के।
तो उनका भी विशेष स्वागत अभिनंदन। साथ में हमारे साथ सूरज नारायण पांडे जी भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, जो कि फिल्म लेखक हैं, चिंतक हैं और जागरूक इंसान है। और ये महत्वपूर्ण विषय है। इस महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण वार्ता करने के लिए आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और बिना किसी विलंब के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ कुछ दर्शक दीर्घा में लोग उपस्थित हुए हैं, लेकिन जो वक्ता है वो हमारे लिए बहुत खास हैं। आप भी बहुत खास हैं। दोनों का जो है सत्कार हमें करना है। हमारे पटल के उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन स्वागत। हमारे साथ आदरणीय प्रदीप गौतम जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आदरणीय आराधना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आदरणीय बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और अब हम आदरणीय राकेश जी को भी अपने स्टूडियो में लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ इस महत्वपूर्ण आयोजन में। और आप सब ने अपना समय निकाला है इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत अभिवादन। और राकेश भाई साहब, थोड़ी देर के लिए तो मेरा दिल बैठ गया था कि कहाँ गायब हो गया पता नहीं, और मैं बहुत डर गई थी कि इतना महत्वपूर्ण विषय और इतिहासकार अगर ना हो आज के विषय में तो बेचारी वैभवी क्या करेगी। लेकिन खैर, हमारे साथ आदरणीय गौरी शंकर जी हैं, हमारे साथ दक्षेश जी हैं, तो थोड़ी हिम्मत थी कि नहीं आज कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति है जिसकी जो एक ज़बान होती है और उस ज़बान की जो कीमत होती है वो डॉक्टर आर्या बहुत अच्छे से समझते हैं। कहीं भी रहे, किसी लोक में रहे, परिचर्चा में वो टाइम से पहुंच ही जाते हैं। तो पुनः अभिवादन आप सभी का, बहुत स्वागत करती हूँ। थोड़ा सा मैंने माहौल को हल्का कर दिया क्योंकि वीर सावरकर के बारे में अभी हमको चर्चा करनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा हल्का फुल्का समय को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और चूंकि सावरकर हिंदुत्व के बारे में चर्चा करते थे, उनकी उनकी विचारधारा राष्ट्रवाद के प्रति थी, सामाजिक सुधारक थे। प्रासंगिकता जो है आज के परिवेश में क्या कुछ चीजें समाज में चल रही हैं, और देखिए लंबे अरसे से जो घटनाएं घटित हो रही हैं देश में, समाज में, और लंबे अरसे से जो धारणाएं चल रही हैं, उसमें बदलाव नाम की कोई चीज नहीं है, मुझे लगता है और बढ़ ही गया है। तो धीरे धीरे प्रश्नों पर आएंगे, उत्तरों पर आएंगे, और धीरे धीरे दर्शक दीर्घा में लोग बढ़ेंगे तो उनके भी कुछ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को हम लेंगे। चूंकि इतिहासकार का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन मैं उन्हें थोड़ा रोकूंगी क्योंकि आज हम जो चर्चा करेंगे वो पहले वरिष्ठ अधिकारी जो संघ के हैं, आदरणीय गौरी शंकर जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना समय दिया है हमारे इस पटल को, इस कार्यक्रम में आने के लिए, जो आपने अपनी सहमति दी उसके लिए। आज के समय में जो वीर सावरकर भारतीय जो समस्या चल रही है, और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आदरणीय आर्य सर ने ये विषय सुझाया हमें, और उन्होंने हमेशा से कहा है कि जो विषय होने चाहिए वो प्रासंगिक और बहुत जागरूक करने के लिए होने चाहिए। और मैं आप सबको एक बात जरूर बताना चाहती हूँ कि राकेश कुमार आर्य एक उस व्यक्ति का नाम है जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है, उस इतिहास के अलग पन्नों को ये हमारे पटल पर लेकर आते हैं। आप घड़ी ना देखें, मेरा काम अब खत्म हो गया है बोलने का दक्षेश जी, और मैं अब सीधे सीधे आदरणीय गौरी शंकर जी के पास चलती हूँ। वीर सावरकर ने जो हिंदुत्व की अवधारणा के बारे में जो उनकी एक पृष्ठभूमि रही है, रूपरेखा रही है, और क्या कुछ उन्होंने कहा है, यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और फिर बारी बारी से सबके पास चलेंगे। तो आदरणीय गौरी शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जी, आपको भी धन्यवाद बुलाने के लिए। और आज तो एक कालचक्र की बड़ी महिमा है कि आज से ठीक 50 वर्ष पहले मैं इसी विषय पर परिचर्चा में श्रोता के रूप में बैठा था, और ये 1975 की बात है, आप समझ सकते हैं। क्या बात है सर, आज आप वक्ता के रूप में हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। आज एक्चुअली मेरी इच्छा थी कि हमारे वक्ता बोलते और मैं श्रोता बनता, है ना।
तो दोनों का एक मुझे पता है सर आपका परिचय सर नहीं भी। आप उस समय श्रोता थे, इसलिए भगवान ने आपको आज वक्ता बनाया है। आपने कुछ अच्छा सुना होगा, आज बोलने का समय है, तो उस सुने हुई बातों को और जो आपने पढ़ा चलिए है वो हम तक जरूर पहुंचाएं। जी, स्वागत। चलिए 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 चलिए। तो चलिए उस समय भी जैसा कि मैं संघ में 1965 में आया था और 75 तक आते-आते मैं विद्यालय में प्रधानाचार्य भी हो गया था, बहुत छोटी उम्र में संघ का कार्यकर्ता था। तो जो 75 की परिस्थितियाँ आप समझ ही गए होंगे 5 जून के बाद, और ये अक्टूबर का महीना है, तो जो भी परिस्थितियाँ थी तो बड़ी हलचल थी, है ना? और उस हलचल में जिन वक्ताओं के बीच में मैं बैठा था, तो संयोग ऐसा हुआ कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था और इमरजेंसी में मैं हिट लिस्ट पर था अरेस्ट होने के लिए। तो छुपने के लिए काशी फिर भाग गया था और वहाँ के एक बहुत ही पुराने प्रोफेसर थे, प्रोफेसर लालजी राम शुक्ला, विश्व प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट थे और उनके शिष्य भी प्रोफेसर हो चुके थे। वो मैं फिर चर्चा थोड़ा-सा बाद में बताऊँगा, एक संयोग था। लेकिन उस समय भी नेतृत्व का प्रश्न था और इसी कारण से अ, सावरकर जी का विषय आखिरकार आ ही गया, है ना? और एक बात और बता दूँ, क्योंकि मैं छुपने के लिए गया था और वो कट्टर कांग्रेसी थे, इसलिए मैं बड़ा निश्चिंत था कि यहाँ मुझे कोई छेड़ नहीं पाएगा, है ना? और उन्होंने विषय रखा था। तो सावरकर जी के विषय में तो जैसे ही मैं पहले नहीं जानता था और ना जान पाता अगर मैं संघ में नहीं आया होता तो, है ना? संघ में आया तो डॉक्टर जी ने कैसे संघ को शुरू किया और उनके सामने क्या-क्या चुनौतियाँ आईं, वो एक विषय बन गया। अब डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब संघ शुरू किया तो उनके सामने 3 बैरिस्टर सामने थे उनके सामने। एक नागपुर के ही थे, अभी मैं उनका नाम तो भूल रहा हूँ, दूसरे महात्मा गांधी जी थे और तीसरे सावरकर जी, वे बैरिस्टर थे। उन्होंने अपना काम शुरू किया। अब 3 में से तीनों बिल्कुल भिन्न व्यक्तित्व थे। जो नागपुर के बैरिस्टर साहब थे, वो जो आज आपने सांप्रदायिक परिस्थिति बताई, उसी से ऐसे रिलेट करते थे कि वो हिंदुत्व के लिए बड़े नकारात्मक थे। आज भी कुछ लोग ऐसे उपस्थित हैं जो हिंदुत्व के लिए या सनातन धर्म के लिए नकारात्मक हैं और वो इतने ज़्यादा नकारात्मक थे कि डॉक्टर जी का विरोध करने लगे बहुत और खुद क्या कहते थे, मुझे गधा कह लो लेकिन हिंदू नहीं कहना। ऐसा नहीं कि जो सांप्रदायिक समस्या है कोई बाहर से ही मिलती है ना? यानी एक पक्ष, एक बैरिस्टर स्तर का व्यक्ति जब ये कहे, परंतु डॉक्टर हेडगेवार जी संगठन के बड़े कुशल थे, कैसा भी विरोधी हो और इन्होंने आखिरकार वो हिंदू थे, ठीक है ना? तो उनको कैसे मित्र बनाया? वो आप सोच लीजिए कि 1925 या 26-27 की बात है, तो उन दिनों समाज की क्या स्थिति थी। है ना? गर्मियों में बाहर चबूतरे पर चारपाई डाल कर के सोते थे। तो डॉक्टर साहब एक दिन सुबह 4 बजे पहुँच गए उसके यहाँ। वो सो रहे थे, उनका हाथ पकड़ कर के उठाया उनको, "ओए उठ।" डॉक्टर जी भी बड़े अक्खड़ थे। तो वो देखा कि अरे डॉक्टर हेडगेवार, ये तो दुश्मन मेरे सामने, तो हड़बड़ा करके उठे, बोले, "हाँ, हाँ, हाँ डॉक्टर बोलो।" तो इन्होंने कहा कि "एक बात बता, अगर तेरे सामने अभी शिवाजी महाराज आ जाए, तो तू क्या करेगा?" तो वो बोले कि "क्या करूँगा? उसका स्वागत करूँगा।" तो डॉक्टर जी बोले, "अबे गधे, मैं क्या कर रहा हूँ?" तो बोले, "तो डॉक्टर तू ठीक कर रहा है।" उस दिन से उनका विरोध खत्म, है ना? सक्रियता के साथ सहयोग दिया, ऐसा तो खैर आगे हुआ, नहीं हुआ, नहीं होता है। अब वो गांधी जी के साथ भी खुद काम किए हुए थे डॉक्टर हेडगेवार जी, है ना? और असंतुष्ट होकर के वहां से निकले थे।
तय किया था, है ना, नेतृत्व। फिर डॉक्टर हरिवंश जी हिंदू महासभा में काम किए। संघ स्थापित करने के बाद भी वहां जाते रहे। वहां पर सावरकर जी से मिलना हुआ, क्योंकि सावरकर जी डॉक्टर आर्य ज्यादा जानते होंगे इस विषय में, तो मेरा तो उतना ही रहा। तो उनके व्यक्तित्व से वो प्रभावित हुए। फिर संघ ने जैसा कि एक स्वाभाविक है, कोई एक लक्ष्य लेते हैं। लक्ष्य के बिना तो कोई कार्य तो है ही नहीं, स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। परंतु लक्ष्य के को प्राप्त करने के लिए एक और सहारा की आदर्श अपना रोल मॉडल भी चाहिए। तो संघ ने 4 रोल मॉडल बनाए, जैसा कि मैं संघ में सीखता रहा। नंबर 1 भगवान कृष्ण, दूसरे नंबर पर आचार्य चाणक्य, तीसरे नंबर पर शिवाजी महाराज, चौथे नंबर पर सावरकर जी को लिया। तो स्वाभाविक है कि संघ में वो चर्चाएं होती थी, परंतु व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता रहा संसद तो बड़ी संख्या में थी, किसका कितना अध्ययन रहा। पर हम लोग तो बस खेलते थे अधिकतर। 1968 में मैंने सावरकर जी की लिखी हुई एक पुस्तक को प्रथम स्वाधीनता संग्राम, है ना, और यह विचार लंदन में रहते हुए ही उनको उठे थे। और लंदन में रहते डॉक्टर आर्य बताएंगे बहुत अच्छी तरह से कि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य संगठन वहीं पर शुरू कर दिया था, ठीक है ना। परंतु जो आज का विषय है कि सांप्रदायिकता या आज की प्रासंगिकता और सावरकर जी का, वो एक महत्वपूर्ण विषय है। वास्तव में स्पष्ट नेतृत्व का, क्लियर विजन का विषय है। और उनको क्लियर विजन कैसे रहा, हमारे दोनों वक्ता बताएंगे। एक्चुअली विस्तार से आप दोनों ही बताएंगे, क्योंकि मेरा विषय चिंतन का इस तरह से रहा कि ऐसे वो कौन से शाश्वत सिद्धांत हैं जो एक तरह से लेवरेजिंग पर चलते चले आए, हस्तांतरित होते आए, समसामयिक। कृष्ण के सामने जो परिस्थितियां थीं उन पर उन्होंने काम किया। आचार्य चाणक्य के सामने परिस्थितियां थी, उन्होंने काम किया। महाराज जो छत्रपति शिवाजी ने काम, जो उनके सामने परिस्थिति, उन्होंने काम किया, और सावरकर जी ने। अब इन चारों में समानता क्या थी? इन चारों में समानता यह थी कि किसी परिस्थिति को अथवा लक्ष्य को पर विजय पाने के लिए पहली शर्त है मानसिक विजय की अवस्था, है ना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की मानसिक अवस्था को तैयार किया, उसके अपने सिद्धांत हैं। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मानसिक अवस्था को विजयी मानसिक अवस्था बनाया। महाराज छत्रपति शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास ने इनकी विजयी मानसिकता को तैयार किया। और जब डॉक्टर जी ने अपना संघ प्रारंभ किया तो उन्होंने देखा कि सावरकर जी भी उसी दिशा में चल रहे हैं। उनकी मानसिक विजय को, विजयी अवस्था को किसने बनाया ये मुझे विज्ञान नहीं है, और उस समय हम ज्यादा इस तरफ नहीं गए, ठीक है ना। तो एक ये सिद्धांत है कि मानसिक विजय का सिद्धांत। और आज की परिस्थिति में अब मैं आता हूं कि जब मुझे पहले परिचय मिला, और ये जो परिचर्चा में, तो क्षमा करें कि श्रोता भी होंगे, और मैं नहीं चाहता कि किसी की आस्था को ठेस लगे। परंतु वहां जो वक्ता थे उन्होंने कुछ ऐसी रहस्य की बातें बताई जो आज कहने में संकोच होता है। गांधी जी हमारे बहुत ही श्रद्धेय थे, हैं। उन्होंने जितना किया वो सराहनीय रहा, कोई उनको कम आंकना ऐसा वो नहीं लगता। परंतु उनके जीवन में एक दुखद घटना ने, जैसा कि प्रोफेसर लालजीराम शुक्ला जी ने बताया, उनके बहुत निकट थे, पढ़ाई छोड़कर के वो उनके आंदोलन में साथ हुए थे और काम किए थे। उन्होंने इस घटना को बताया, और चूंकि वो
वर्ल्ड के नंबर 2 साइकोलॉजिस्ट थे उस समय, मनोविश्लेषक थे। तो विषय एक साइकोलॉजिस्ट का मनोविश्लेषण का था, और उनके जो 2 शिष्य थे, प्रोफेसर केदारनाथ पांडे और प्रोफेसर कमलाकर मिश्रा। तो ये दोनों दर्शन विभाग में प्रोफेसर हुए थे, फिलोसॉफी के। तो उन्होंने नेतृत्व या व्यक्तित्व के विषय में लिया था। दोनों की उस समय दोनों की तुलना हो रही थी, गांधी जी और सावरकर जी की, जैसा कि आगे के इतिहासकारों ने भी डॉक्टर आर्य बताएंगे, है ना? ऐसा ही होगा ना कि एक विषय तुलना करके भी सावरकर जी को इतिहासकार आदरणीय डॉक्टर साहब तो बहुत कुछ बताएँगे आदरणीय। हम तो उनकी बहुत कुछ, प्रतीक्षा में है बैठे ना? हैं कि वो क्योंकि मेरी क्या-क्या इच्छा थी कि मैं बताएँगे। पहले इनको सुनता। तो जी, ज़रूर ज़रूर, आप ठीक है, हम उन्हें भी जी, जी। सुनेंगे। आप तो अपने व जी, आप अपने वक्तव्य पूर्ण कीजिए। हाँ जी, तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ? ठीक है ना? जी, तो मैं बढ़ाइए, जी, चाहूँगा बढ़ाइए। हमारे पास समय की अपनी एक सीमा है, तो आप मैं चाहूँगी क्योंकि कुछ प्रश्न भी आएँगे, उसके उत्तर भी हमें लेना है और हमें डॉक्टर आर्य को भी सुनना है, क्योंकि वो कड़ी खोलेंगे ठीक है, जो किसी के पास नहीं है। एनीवे मैं चाहूँगी कि आप अपने वक्तव्य पूर्ण हाँ, करें। जी, आप अपनी बात पूरी करिए। ठीक है जी, ठीक है जी। बहुत संक्षेप में मैं कहूँगा कि देखिए, समाज को लीड करने के लिए जितना महत्वपूर्ण समाज है, उतना ही महत्वपूर्ण नेतृत्व है। और जो बात आती है कि सुगठित नेतृत्व की हमेशा आवश्यकता रही है। और उस समय जब मैं वो परिचर्चा सुन रहा था, तो वो सबके सब लोग कट्टर कांग्रेसी थे। फिर भी इस विषय पर आए कि आज अगर सावरकर जी होते तो, है ना? तो इसलिए और जिन परिस्थिति में जो परिस्थितियां आगे सांप्रदायिकता को जन्म दिए, उनमें गांधी जी के जीवन की एक घटना, और जिन्होंने, मैं नहीं बताऊंगा अभी, और जिसने उनके अनुसार, उन प्रोफेसरों के अनुसार गांधी जी के व्यक्तित्व को विघटित कर दिया था। और इसलिए विजय का जो सिद्धांत है, नियंत्रण का सिद्धांत, वो सफल नहीं हुआ। और स्थितियां उनके नेतृत्व में थीं और वो नियंत्रण से बाहर चलेंगी। मूल कारण जो सांप्रदायिकता का होता है, वो इतना थोड़ा सा बता करके मैं बात पूरी करूंगा कि ये बात तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में एक दोहे में कह दिया था, थोड़े से 2-3 में। उन्होंने तो कहा कि नित्य युग धर्म हो ही सब फेरे, हाँ, राम कृपा हृदय राम कृपा के फेरे। तो चार, ये जो 3 गुणों का कूट है, उन्होंने 4 युगों के वर्णन में बता दिया। तो लेकिन मैं, ठीक है, अभी समय कम है, तो आज कलयुग है, और उसमें उन्होंने बताया कि तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। सांप्रदायिकता का जो मूल कारण है, वो तामस का बहुत अधिक बढ़ जाना, और जो माने जो एकता है कि श्रद्धा केंद्रों की शक्ति कम होना। समाज में, हमारे हिंदू समाज की एक कारण है कि एक श्रद्धा की एकता बहुत कम हुई है। विषय थोड़ा सा आगे, वनवर अशोक सिंघल जी ने भी 1973 की बात है, बैठक का संपत मैंने लिया था, उस समय प्रधानाचार्य था। उस समय उन्होंने कहा था कि मित्रों, आज अमन चैन है, लेकिन हमारे देश में एक दिन ऐसा आएगा जब गली गली कूचे कूचे में लड़ाई होगी। उन्होंने भी सांप्रदायिकता के विषय से शुरुआत करके और इसकी पराकाष्ठा को 50 वर्ष पहले भी, उससे भी थोड़ा सा पूर्व में घोषित किया था। रह जाता समाधान की बात। तो समाधान के विषय में मैं फिर, अगर आगे आप 2-5 मिनट का भी समय देंगे तो मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि समाधान, देखिए, कोई समस्या के बाद ही समाधान आता है, और समस्या के पहले लक्ष्य आता है। तो हमें 3 बातों को स्पष्ट तौर से आज की परिस्थिति में समझ लेना चाहिए कि आखिरकार कोई विस्पष्ट लक्ष्य है हमारे सामने,
व्यक्ति और समाज के सामने, देश के सामने, और है, मैं भी जानता हूँ, वक्ता रखेंगे, और उनके जो चुनौतियाँ हैं वही तो समस्या है। और फिर समस्या का समाधान भी आज की परिस्थिति में हमें स्पष्ट होना चाहिए। और मेरी ओर से इतना है कि हमें देश के लिए नेतृत्व तो मिल गया, लेकिन नेतृत्व हर स्तर पर चाहिए, छोटे-छोटे स्तर पर चाहिए नेतृत्व की। और आज का समाधान जब अच्छी तरह से हर स्तर पर हमें नेतृत्व मिले, और जैसा कि उसका एक शिक्षा है, आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, है ना? इन मूल्यों का जो हस्तांतरण कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम करके। और आपके जो पूर्व हमारे वक्ता हैं, मेरे बाद आएँगे, उनके जी, बारे जी, में भी जी, मुझे जी। पता चला। जी सर, बहुत-बहुत और मैं आपका आभार और बहुत अपने विचार आपने रखे और मैं दक्षेश के पास आऊँगी क्योंकि अंत में जो राकेश जी की जो महती भूमिका है, उस पर हम चर्चा करेंगे। वो हमें ज़्यादा अच्छी तरह इस विषय पर लेकर आ पाएँगे और आदरणीय गौरीशंकर जी आपका विशेष आभार। हमारे साथ पटल के उस पार देवनारायण सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। साबिर परवेज़ हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जो पटल के मुख्य सलाहकार हैं, वो जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी से गुज़ारिश करती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप सब अपने-अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। मैं दक्षेश आपके पास आती हूँ, विशेष आभार पुनः व्यक्त करती हूँ, इतने कम समय में आपने आमंत्रण स्वीकार किया। विनायक दामोदर सावरकर जिनकी बात हम कर रहे हैं, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी हम जानते हैं और इनका पूरा नाम हमें बेशक याद न रहे, आर्य जी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, लेकिन हम वीर सावरकर के नाम से उन्हें ज़रूर जानते हैं। विनायक दामोदर सावरकर बेशक अगर ना जान पाएँ तो। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे, क्रांतिकारी रहे, वो राजनेता रहे, धर्मपरायण रहे, हिंदुत्व दर्शन के पुरोधा रहे और हिंदू को एकत्रित करने में जो महती भूमिका उन्होंने निभाई, जो उनकी कोशिश थी, आज भी हिंदू कहीं न कहीं बिखरा हुआ है। जी। कोशिश करते-करते वो दुनिया से चले गए। और एक ब्राह्मण समाज पैदा हुए व्यक्ति जिन्होंने थोड़े ही समय में बहुत कुछ अपने जीवन काल में कर दिया देश के लिए और वकील भी थे, सब जानते हैं और जिस तरह से उन्होंने हिंदू को एकत्रित करने के लिए जो कार्य किया है वो बड़ा सराहनीय है। और एक और बात है कि सावरकर जी को ये एक एक मैं आऊँगी आर्य जी से ये सवाल मेरा रहेगा, लेकिन दक्षेश जी, युवा क्या सोचते हैं सावरकर जी के बारे में? और जो प्रासंगिक समस्या को लेकर हम अभी उपस्थित हुए हैं, जो हमारा टॉपिक रहा है, जो समस्या का ज़िक्र हम कर रहे थे और उसमें युवाओं का क्या रोल है या मैं कहूँगी युवा क्या सोचते हैं इस विषय पर? तो आप चूँकि युवा के प्रतिनिधित्व के रूप में आप यहाँ हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएँ कि भारत की प्रासंगिक समस्या वही है। सावरकर की जो भूमिका है या और सावरकर की जो सोच है, वो क्या आज भी उस बात को हम सोच सकते हैं या कायम है समाज में, या युवा किस ओर सोच रहा है? और जिस हिंदुत्व की हम बात कर रहे हैं, कितना संभव है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो आप युवाओं की सोच बताएँ क्योंकि आप युवा हैं और यहीं से चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका। और मैं बता दूँ कि आप आईटी प्रोफ़ेशनल भी हैं और ये सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे से आप दुरुस्त होकर हैंडल करते हैं। तो ये भी आपका एक परिचय में शुमार है। परिचय बहुत बड़ा है आपका, लेकिन संक्षेप में यही परिचय। हमारे साथ संगीता चौहान जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन। और दक्षेश जी, युवा क्या सोचते हैं सावरकर के बारे में या प्रासंगिक समस्याओं के बारे में? स्वागत। विभा जी, मेरा ये मानना है कि कुल मिला के अगर मैं कहूँ, जैसे मैं गौरी शंकर जी और राकेश जी दोनों को प्रणाम करना चाहूँगा, आपको भी प्रणाम करता हूँ। एक युवा होने के नाते मेरा यही मानना है कि जो कार्य वीर सावरकर जी ने करा था अपने जीवन काल में, देश के
विभाजन से पूर्व और देश के विभाजन के बाद में सांप्रदायिकता को देखते हुए वो कहीं ना कहीं, राकेश जी इस बात से संयोग रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसे अनदेखा करा गया। कि उन्होंने, जैसा आपने परिचय दिया था सावरकर जी का, कि वे एक ब्राह्मण परिवार में हुए थे, फिर भी उन्होंने दलितों उत्थान के लिए बहुत अधिक कार्य किया था। उन्होंने दलितों के लिए, जो वंचित वर्ग था, जो किसी कारणवश किसी दूसरे संप्रदाय में, किसी दूसरे धर्म में चले गए थे, उनकी घर वापसी उन्होंने करवाई। साथ ही साथ उन्होंने, जैसा कि गौरी शंकर जी ने कहा था कि गुरु गोलवलकर जी और गुरु हेडगेवार जी, डॉक्टर हेडगेवार जी ने उन्हें एक रोल मॉडल की तरह, एक आदर्श पुरुष की तरह रखा था। तो कहीं ना कहीं संघ का जो एक नींव थी कि हम एक के लिए और एक सबके लिए, वो जो एक चरितार्थ करने का विषय था या चरितार्थ करने की जो पद्धति थी, वो वीर सावरकर जी से ही आई। उन्होंने ही कहा था कि आप मुझे पुरुष दीजिए, आप मुझे व्यक्ति दीजिए, मैं आपको एक उन्नत और सशक्त समाज का निर्माण करके दूंगा। तो कहीं ना कहीं एक युवा होने के नाते मेरा ये मानना है कि एक ऐसे लीडर या एक ऐसे हिंदुत्व की, अब यहाँ पर कई लोग जो है हिंदुत्व को गलत धारणा में मानते हैं कि जो हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं वही हिंदुत्व है। वीर सावरकर जी ने कहा था कि जो भारत की भूमि है, अटक से लेके कटक तक की, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आप पर्यंत जितनी भी भारत भूमि है, उसके जितने भी निवासी हैं, जितने भी बाशिंदे हैं, वे सब हिंदू हैं। भले ही आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के हों, आप हिंदू हो। क्योंकि हम, हमारा जो परिचय होता है, अगर हम हमारी वैदिक संस्कृति को माने, तो हमारा परिचय जो होता है हमारी माता के नाम से होता है। जैसे अर्जुन जो थे, अर्जुन को भी कौन्तेय कहा जाता था, भीष्म पितामह को भी गंगापुत्र कहा जाता था। तो क्योंकि ये भारत भूमि, हिंदू भूमि जो है, ये हमारी माता है, तो हम सब हिंद की संतानें हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, में हो, किसी भी क्षेत्रीय, आजकल क्षेत्रीयता की समस्या भी बहुत देखने को मिलती है, भाषा को लेकर भी समस्याएं उभर के आ रही हैं, कई क्षेत्रों में भाषाओं को लेकर टकराव चल रहा है। वीर सावरकर जी ने यह कहा था कि आप किसी भी संप्रदाय, किसी भी भाषा, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी देश के हों, अगर आप भूमि में रह रहे हैं, तो एक युवा होने से मानना है कि आप हैं भाई, और मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो एक युवा होने के नाते मैं अपने साथी युवाओं से भी यही कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आपको अपने परिवार और अपने देश को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। आपका देश ही आपका परिवार है और आपका परिवार ही आपका देश है। बहुत सुंदर वक्तव्य, बहुत छोटी बात, कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एक युवा की जो सोच है, उस सोच को आपने हम तक पहुंचाया। लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में अभी हमारे राकेश जी हैं, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। सभी का अभिवादन करती हूँ और सभी से एक ही गुजारिश करती हूँ, इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आदरणीय सूरज नारायण पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपना जो मोबाइल है या लैपटॉप है, लैपटॉप से तो नहीं जुड़े हैं, मोबाइल से जुड़े हैं, ऑटो रोटेशन पे कर लीजिए ताकि थोड़ा क्लियर आए पिक्चर और अच्छा लगे। और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ ऑटो रोटेट ऑन करके और स्क्रीन को हॉरिजेंटल कर लें आप। और जब तक वो हमसे जुड़ते हैं, आर्या जी के पास हम चलते हैं। और पानेरी जी, आपसे भी गुजारिश करती हूँ थोड़ी देर आप हमारे साथ बने रहें। और आ गई आपकी बारी, क्योंकि सूरज नारायण जी से हम बात करेंगे थोड़ी देर। सावरकर जी, सुदामा शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत आदरणीय, आपको प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। मुस्लिम लीग की जो अलगाववादी नीति थी, उस नीति के भी खिलाफ थे वो सावरकर जी, जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा है और जितना उनके जीवन के बारे में हम जान पा रहे हैं।
और एक भारत की एकता और अखंडता पर जो ये खतरा के रूप में सावरकर जी इस चीज को देखते थे, और हिंदू महासभा के माध्यम से उन्होंने लोगों को, उस हिंदू समुदाय को इकट्ठा करने की, एकत्रित करने की जो कोशिश की थी, वो एक राजनीतिक प्रयास था, और आज भी उसी के इर्द गिर्द हम लोग घूम रहे हैं। तो ये विषय जो है, ये विषय मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति या आज के परिवेश के लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और इस विषय पर और ज्यादा प्रकाश डालने के लिए मैं चूंकि मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने 68 किताबें लिख दी हैं, कुछ प्रकाशाधीन भी हैं, और इतिहास के बड़े ज्ञाता हैं आप, और कई बार हमारी परिचर्चा में आप शामिल हो चुके हैं, और वो सारी बातें आपने हमें बताई हैं जो कि बड़ी दुर्लभ बातें हैं, जो शायद किसी किताब में नहीं लिखी है। तो इसीलिए मैं दक्षेश जी आपसे गुजारिश कर रही थी कि आप रहें इस कार्यक्रम में, लाभ उठाएं, क्या कुछ बताएंगे। डॉक्टर आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और चलिए इस विषय पर और प्रकाश डालें, क्या कुछ आपकी पोटली में है, आज वो खोलने का वक्त आ गया। स्वागत है। आपका माइक शायद बंद है, माइक बंद है शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अभी आई? अब आ रही है, अब आ रही है जी, स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने इस राष्ट्रवाद से प्रेरित विषय को चुनने का साहस दिखाया। उसके बाद अपने दोनों वक्ताओं के लिए भी नमन करता हूं, उनका बहुत अच्छा हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। प्राचार्य के रूप में गौरीशंकर जी और युवा शक्ति के रूप में दक्षेश शिखर सम्मेलन कर दिया उन्होंने संक्षेप में, बहुत अच्छा लगा। और कई लोग मेरे नाम का यही अर्थ डालते हैं। जब आप जैसे युवा इस तरीके से बोलने वाले होंगे, समझने वाले होंगे, गंभीरता के साथ अपने विचार रखने वाले होंगे, तो अगली युवा पीढ़ी के लिए संदेश है। डॉक्टर साहब, आपकी ना आवाज थोड़ी सी कट रही है, थोड़ी सी, क्योंकि लाभ नहीं ले पाएंगे और भी दर्शक जो जुड़े हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए ताकि हम सुन सकें, क्योंकि आपका बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक बार आप डिस्कनेक्ट होके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। तब तक हम सूरज नारायण जी को सुनते हैं, वो लेखक हैं और फिल्म मेकर हैं। तो सूरज नारायण जी, जब तक राकेश जी जुड़ते हैं, मैं आपका अभिवादन करती हूँ और सीधे सीधे आपसे बात करना चाहती हूँ कि वीर सावरकर के बारे में आपके क्या विचार हैं, और आपको क्या लगता है आज कितना प्रासंगिक है उनका होना या उनके विचारों का होना। स्वागत है। देवी जी, आप सहित सभी अपने वक्ता मंडल और श्रोता मंडल का अभिवादन करता हूं। और वीर सावरकर, जिसको एक शब्द कहते हैं जन्मजात देशभक्त, तो ये पूरा परिवार ही, मतलब भारत में ये हमको लगता है एक अनोखी घटना है कि जब किसी के ससुर ने अपने दामाद को क्रांतिकारी कार्यों के लिए फाइनेंस किया है, तो ये तीनों के तीनों भाई, नासिक के पास इनका गांव है। तो मुझे लगा कि ये परिवार इतना ऐसे कैसे है, तो मैं उस स्थान का दर्शन करने गया। जब मैं वहां गया तो मैंने वहां पूछा कि भाई ये कौन सा गांव है, तो बोले भगूर है। तो हम बोले इस गांव का इतिहास क्या है। उन्होंने बताया कि ये वही गांव है जहां ऋषि भृगु ने तपस्या की थी। तो मुझे मतलब ऐसा अनुभूति हुई कि आखिर हुआ कैसे होगा। तो ऋषि भृगु कौन, तो भगवान विष्णु एक बार देश में अत्याचार हो रहा था, वो जाके सो गए
और उन्होंने फिर भृगु ऋषि हर तरह के अपना नुकसान देखते हुए उन्होंने गए और भगवान विष्णु की छाती पे लात मार दिया। भगवान विष्णु उठे तो उन्होंने यही कहा कि भृगु जी, आपकी परंपरा के जो लोग होंगे उनका कार्य यही है कि सत्ता कितनी भी बड़ी हो, अपना कितना भी बड़ा नुकसान हो, तो हमको सत्ता को जगाए रखना है धर्म के काम के लिए। तो ये उतना बड़ी परंपरा जो है ऋषि भृगु की, उस भगूर से ये परिवार आता है और इसीलिए ये इतने यशस्वी हो सके। उनकी दृष्टि देखिए कि उनको दोहरा कारावास हुआ है, तो अंडमान में जाने के बाद उनको दृष्टि आती है कि किस तरह से यहाँ पर अगर भारत का बेड़ा बनेगा तो भारत की कैसी सुरक्षा होगी। तो वीर सावरकर एक बात बोला करते थे कि भारत की तमाम समस्याओं का समाधान है राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण। तो इसका मर्म ये था कि जब भारत के लिए आजादी की बात चल रही थी तो उनको पूरा अनुभव था कि अंग्रेजों की अब ऐसी स्थिति है कि वो रुक नहीं पाएंगे भारत में। तो उन्होंने जब भारत में रुक नहीं पाएंगे तो सत्ता किसके पास जाएगी? तो सत्ता उसके पास जाएगी जिसके पास सेना होगी और पुलिस होगी। तो वीर सावरकर और कुछ लोगों से मिलके उन्होंने संपूर्ण भारत में जो जिसे कहा जाता है कि उन्होंने माफी मांगी और ऐसा करके, क्योंकि गांधी जी की यूरोप से आने की टाइमिंग क्या है? 1915, अर्थात जब प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज को भर्ती नहीं हो रहे थे उनके सेना में लोग, तो लोगों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवाने के लिए गांधी जी को लॉन्च किया जाता है और रिक्रूटिंग सार्जेंट उनको कहा गया। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक उन्होंने भर्ती करवा दिए और जब वो सैनिक जो धुरी राष्ट्र थे, मतलब जापान और जर्मनी के द्वारा पकड़ लिए गए, तो उनको कभी छोड़ने के लिए प्रयास नहीं किया, छुड़ाने के लिए। अब ये वही सैनिक हैं जिनको 20 साल बाद वीर सावरकर की प्रेरणा से जाके सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बनाते हैं। तो कितनी बड़ी उनकी दृष्टि रही होगी। और चूंकि भारतीय सेना में बड़ी संख्या, अब द्वितीय विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने क्या स्टैंड लिया कि हम जनगणना में अपना नाम नहीं लिखाएंगे और हर तरह की सेना और पुलिस में नहीं जाएंगे। तब उन्होंने तीसरे व्यक्ति से संदेशा कहलवाया अंग्रेजों को कि अगर आप भारत में ये चाहते हो कि आपको बड़ी संख्या में सेना में लोग मिले, तो इसके लिए केवल सावरकर काम कर सकता है और सावरकर को आप लोग को छोड़ना चाहिए। तब अंग्रेजों ने उनसे आग्रह किया और जैसा सिंपल जमानतनामा होता है, मुचलका होता है, उस तरह का वो मुचलका है जो उन्होंने साइन किया है। और कोई भी आदमी जाता है कहीं भी जेल और छूटता है तो यही होता है। और फिर इसके बाद उन्होंने काम क्या किया? तो उन्होंने काम ये किया कि भारत में घूम घूम कर, जैसे भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक का और बहुत सारे हैं, जो उन्होंने राजा रजवाड़ों से मिलके मिलिट्री स्कूल खोले और लोगों को समझाया कि नौकरी में आओ, सेना की नौकरी में आओ, पुलिस की नौकरी में आओ, और कम पढ़े लिखे लोगों को सिपाही और सैनिक के रूप में भर्ती किया। अंग्रेजों से तो वो ये कहते थे कि मैं आपका सहयोग कर रहा हूं, और जब अपनी अंदरूनी चर्चा होती थी अपने कार्यकर्ताओं से तो कहते थे कि हमारे हाथ से बंदूक छीन ली गई है, हमको एक बार बंदूक हमारे हाथ में आने दो, फिर उसकी नली किस तरफ करना है वो हम बाद में तय कर लेंगे। इतनी दृष्टि अगर आज हिंदू बच पाए तो ये केवल और केवल सावरकर की सोच है, जिसने जाना कि अगर जनगणना में भारतीयों की संख्या, हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी। मुस्लिम लीग ने तो कितना तक किया, हिजड़ों का, बेश्याओं का, सबका धर्म इस्लाम लिखवाया। उन्होंने योजना पूर्वक अपनी संख्या बढ़ाई और जितनी उनकी संख्या थी उससे लगभग 20% ज्यादा जमीन ले ली। तो
ये हिंदू समाज का दुर्भाग्य था कि जो उसने सावरकर को उस समय नहीं समझा, और अभी भी लगातार वो दुर्भाग्य है कि उनको जैसा समझना चाहिए था वैसा नहीं समझा गया, और सावरकर पर झूठी हत्या का आरोप, जबकि जो विषय आता है वो सिर्फ ये आता है कि जब नाथूराम गोडसे सावरकर के पास से निकले तो जिसके कारण उनको कांग्रेस ने गिरफ्तार किया, तो सिर्फ इतना था कि वो बाहर निकलते हैं और उनको प्रणाम करते हैं तो वो बोलते हैं एसएससी भव। ये क्या बात है? ये तो कोई भी अपने बुजुर्ग को प्रणाम करेगा तो वो ऐसा ही बोलेगा। उसके आधार पर आपने उन पे फ्रेम कर दिया। वो जानबूझ के किया गया, क्योंकि अभी एक हमने नाटक लिखा था गांधी और गोडसे पे, तो उसमें मसला यही है कि गांधी पे 2 गोली चलाई, गोडसे ने 3 गोलियां कैसे बरामद हुई? क्यों? गांधी जी मतलब वो लगभग नेहरू जी ने 1 तीर से 3 शिकार किए। गांधी जी की हत्या हो गई, जो कि नेहरू के अगेंस्ट में खड़े होकर कांग्रेस से बड़ी कांग्रेस खड़ी करना चाहते थे, पूरे बिहार में घूम रहे थे। पॉइंट नंबर 2, जो सरदार पटेल जिसे पूरी कांग्रेस और पूरा देश और सब कोई चाहता था देश का प्रधानमंत्री बने, वो डिप्रेशन में चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। और जो संघ या जो सावरकर का विचार, जो देश को, जो भारतीयों पर अत्याचार हुआ था, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था, जो सबको लेके चलना चाहते थे, उनको भी क्वेश्चन मार्क में करके, सबको पीछे करके, तो वो जैसे मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूं तो भाई ये कहा जाता है अगर कहीं कोई हत्या होती है तो हमको सबसे ज्यादा डाउट उस पर करना चाहिए जो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। तो इस हत्याकांड का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? तो जो व्यक्ति है उस पर डाउट करिए आप। हुआ क्या कि सावरकर इस परिस्थिति में भी उन्होंने जो काम किया, मतलब जो गोडसे का पूरा परिवार, उन्होंने मतलब उनको असमय संकट झेलना पड़ा, उसकी जो गोपाल गोडसे की बेटी थी उसको उन्होंने अपनी पुत्र वधू बनाया और हर लोग की उन्होंने सहायता की। और उनकी जो अंतिम कविता है वो बड़ी आकर्षक है कि वो कहते हैं आ मृत्यु आ। वो मृत्यु का आह्वान करते हुए उन्होंने जब अपने शरीर को देखा है तो उन्होंने धीरे धीरे शरीर को छोड़ा है। ऐसे बिल्कुल दधीच और ऐसे ऋषि सावरकर, जो कि पूरा परिवार, जिनके चूंकि वो इतनी सुंदर सुंदर कविताएं लिखते थे, तो जब वो इंग्लैंड में थे और इधर जो उनके बड़े भाई थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। छोटे भाई को नासिक के कलेक्टर जैक्सन हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उन्होंने भाभी ने चिट्ठी लिखी कि आप वहां पर लंदन में हो, आपको दिक्कत होगी। तो उन्होंने चिट्ठी में जवाब लिखा है भाभी को अपने। उसका उस कविता का हिंदी में तर्जुमा बसंत साठे की बेटी ने किया था। उसकी 2 लाइनें मैं आपको बताता हूं। तो वो उसमें 2 लाइनें हैं। वन में खिलते पुष्प अपार, सुख भूमि गिर होते छार, पर जो पुष्प गजेंद्र उठाया, भक्ति भाव हरि चरण चढ़ाया। धन्य हो गया, मुक्ति पा गया, धन्य धन्य अपना सदवंश, निश्चय ही यह ईश्वर अंश, पाया जिसने पुण्य प्रताप से, राम चरण सेवा निशन। बहुत इस तरह का देश के लिए बलिदान हो जाना, पूरा परिवार, और जिस तरह से वो लोग अपने मतलब उनकी पत्नी जब अंडमान में जाती है तो वो कहती है, ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारा जीवन नष्ट कर दिया। और उस बीच उनका जो एक बहुत कम उम्र का पुत्र था उसकी मृत्यु हो चुकी थी बुखार के कारण। तब वो वहां पर कहते हैं सावरकर कि मैंने तुम्हारा जीवन नष्ट कर दिया। अंडमान में जाती है, वो कहती है नहीं, आप अपने पांव बढ़ाइए, मैं आपके चरण देखना चाहती, क्योंकि
जन्म जन्म तक यही चरण मेरे मार्गदर्शक बने, और यदि आप सत्यवान हैं तो मैं सावित्री हूँ, और मैं आपको यहाँ से निकाल के क्या बात है सूरज नारायण जी, बहुत-बहुत आपका तो धन्यवाद इतने सुंदर वक्तव्य के लिए। हमारे पास समय थोड़ा कम है और जी मैं जी आपको बताना चाहती हूँ कि राकेश जी को भी हमें सुनना है। बहुत-बहुत सुंदर पुरानी कहानी तक हमें पहुँचाया और देखिए आपके वक्तव्य से एक बात साफ हुई कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए परिवार ने बहुत महती भूमिका निभाई। परिवार ने उनके पैरों में बेड़ियां नहीं लगाई जिसकी वजह से वो खुलकर काम कर पाए और सबने एक सूत्र में अपने आप को कहते हैं ना एक धागा में पिरो कर एक मोती बनकर माला तैयार हुई। परिवार को हम उसी रूप में देख पा रहे हैं और हमारे साथ पूनम शर्मा जी जुड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ। रितंबरा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, मेरी बड़ी प्रशंसक है, आपका बहुत बहुत अभिवादन। अशोक कुमार जी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ रमेश गुर्जर जी जुड़े हैं, बहुत-बहुत अभिवादन करती हूँ और मुझे लगता है पुलिस फोर्स में हैं आप, क्योंकि आपकी वर्दी मुझे दिख रही है। आपने लिखा है कि परिचर्चा में शामिल करने के लिए धन्यवाद वैभवी जी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आए हैं। सभी का अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। एक प्रश्न भी आया है राकेश कुमार आर्य जी को, अब हम सुनेंगे डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी को और प्रश्न पूछूंगी मैं बाद में। पहले जो विषय हमने लिया है उस विषय पर हम प्रकाश डालें, क्योंकि समय आपका सबने चुरा लिया, थोड़ा थोड़ा मैंने भी चुराया है। स्वागत है। अब तो मेरा विचार है उपसंहार करा दीजिए आप इसका, समस्या का समाधान लेकर के। समय तो है नहीं नहीं हमारे नहीं, पास। आप अपने वक्तव्य रखिए, हम तो आपको सुनेंगे ना। आप अपने वक्तव्य भी रखिए और समस्या का समाधान भी ढूंढेंगे, दोनों काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। देखिए, जो विषय है आज का, भारत की मुस्लिम सांप्रदायिकता, स्पष्ट शब्दों में बात करनी चाहिए और उसमें सावरकर का कितना योगदान। हिंदू सांप्रदायिकता थी या आज साहित्य पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने क्या कविता लिखी, क्या साहित्य लिखा, क्या किया। आज तो केवल ये है कि जो देश में सांप्रदायिकता का आरोप लगाया जाता है कि हिंदू सांप्रदायिकता के कारण देश बट गया और ये हिंदूवादी सोच थी जिसके कारण देश का विभाजन हुआ और उसमें सबसे बड़ी भूमिका सावरकर की थी। ये आरोप लगते हैं हम पर जो, और हम उसको सावरकर जी के बारे में अधिक तथ्यों की जानकारी ना होने के कारण हमारा हिंदू समाज भी बहुत सहजता से स्वीकार कर लेता, बड़ी संख्या में, क्योंकि प्रोपेगंडा, दुष्प्रचार जो है उधर से भरपूर मात्रा में किया गया है। आज इसकी सफाई होनी चाहिए थी। तो मैं बताना चाहूंगा कि 1887, 85, 86 में जब सावरकर जी बहुत छोटे शैशव काल में थे, तब हमारे देश में मुस्लिम सांप्रदायिकता के पैरोकार के रूप में सर सैयद अहमद खान काम कर रहे थे और सर सैयद अहमद खान ने मेरठ में और लखनऊ में द्विराष्ट्रवाद का जो टू नेशन थ्योरी की जो बात कही जाती है, जो आरोप इन पर लगाया जाता है, जिसकी इन्होंने आकर के बात 1939-40 में कही है, वो 1887 में कह रहे थे उसको। तो इतिहास के तथ्यों को जरा देखिए जाकर के भाई, जो आरोप लगाने वाले मैं उनसे कह रहा हूं इस बात को। उसके बाद मुस्लिम लीग का जब जन्म हुआ, हिंदू महासभा का जन्म किस बात को लेकर के हुआ? हिंदू महासभा का जन्म हुआ कि हम सारे हिंदुओं को संगठित करेंगे और देश को आजाद कराएंगे। उसने तो राष्ट्र का विखंडन करने के लिए तो कोई अपना एजेंडा फिक्स नहीं किया। 1915 में जरा उसके एजेंडा को देखिए, उसके उद्देश्यों को देखिए, आज भी देखिए। और 1882-83 में हिंदू सभा काम कर रही थी, हिंदू महासभा तो 1915 में बनी महासभा, सारे प्रदेशों की महासभा एक हो गई। उसमें पंजाब हिंदू सभा, बंगाल हिंदू सभा इस तरीके से हुआ करती थी।
उसके एजेंडा में तो कहीं टू नेशन थ्योरी नहीं थी। 1906 में जब ढाका में दिसंबर के लास्ट में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो उसने पहले दिन से कहा कि हम तो अपने लिए एक अलग देश मांगेंगे। उस समय तो सावरकर कुछ नहीं कह रहे थे और विदेश में थे, और विदेश में रह करके वहां पर क्या कर रहे थे, वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिख रहे थे। 1857 की क्रांति का जो 1907 में मनाया गया था वहां पर, तो वो तो उस काम में लगे हुए थे वहां पर। वो तो टू नेशन थ्योरी की बात नहीं कर रहे थे, वो तो अपने इतिहास को इस तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि वो उपद्रव नहीं था 1857 क्रांति, बल्कि वो देश के लिए किया गया स्वतंत्रता संग्राम था। तो वो राष्ट्र जागरण का कार्य था। हिंदू महासभा ने कुछ नहीं कहा कि हम टू नेशन थ्योरी पे काम करेंगे, यहां से मुसलमानों को भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कहा उसने। कोई दिखाए मुझको इस बात की कहीं कोई प्रमाण हो किसी के पास। लेकिन जब हम अपने बारे में पढ़ेंगे नहीं तो जो आरोप लगेंगे हम स्वीकार कर लेंगे, हाँ भाई ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि हम तो उदार हैं ना। कोई इधर से चांटा लगाए दूसरे को कर देंगे, लो कर लो, मार लो। हमने तो वो सीखा है, कायरता का ढंग। हम श्रद्धा करते हैं, श्रद्धा उसकी करते हैं जो जिसने श्रद्धा का काम किया हो, लेकिन जिसने राष्ट्र को नपुंसक बना दिया हो उसके प्रति क्या श्रद्धा रखनी भाई। देश को चाणक्य ने 5000 टुकड़ों में बटे हुए भारत को एक किया था। 563 टुकड़ों में बटे हुए भारत को सरदार पटेल ने एक किया था। तो जो एक कर रहा हो वो राष्ट्रपिता हो गया, जो टुकड़ों में तोड़ रहा हो वो राष्ट्रपिता होगा। साफ साफ क्यों नहीं कहते हो? श्रद्धा श्रद्धा व्यक्त करते करते उसका महिमा मंडन होना मैं उचित नहीं मानता। तो 1909 में एक एजेंडा फिक्स किया गया, लॉर्ड मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स एक्ट आया, आप लोगों को मालूम होगा, और उसमें बाकायदा इसको इनवाइट किया गया मुस्लिम लीग को, और इसे कहा गया कि तुम आओ और हमसे कुछ मांगो, हम तुमको देंगे। और इन्होंने कहा कि हमको सांप्रदायिक आधार पर, देखिए यहां से सांप्रदायिकता का बीजारोपण ढंग से हो जाता है। सांप्रदायिक आधार पर हमें जो विधानमंडल है हमारे उनमें स्थान दीजिए, और जितनी पॉपुलेशन उसके आधार पर दीजिए हमको। समय की मर्यादा का ध्यान रखते, समय है ही नहीं अब जो इस विषय को साफ करने का। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यही विषय आगे जाकर के गांधी को 1943 में गांधी ने देश के टू नेशन थ्योरी पे उसकी मोहर लगा दी। कब? जब राजा जी ने प्रस्ताव बना करके भेज दिया कि 40 हिंदू जो मुस्लिम, जो उस समय वायसराय की काउंसिल हुआ करती थी उसमें 40 हिंदू 40 मुस्लिम, जो मांग इस बात को लेकर के की गई थी कि हमारी पॉपुलेशन के आधार पर हमें जगह दे दीजिए, वो 1943 में किस बात पर चली गई? हमें बराबर बराबर की सीट दीजिए, नहीं हम नहीं मानने वाले, हम तो अलग जाएंगे। इनको मनाओ मनाओ, तुष्टीकरण करो इनका, ठीक है 40-40 ले लीजिए, 20 में और लोग हो जाएंगे। कितनी बड़ी सांप्रदायिकता थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो मुस्लिम लीग किसके गीत गा रही थी? अंग्रेजों के। इतिहास उठाइए, पढ़िए। आज मैं प्रमाण नहीं दूंगा किताबों के, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय उस समय यह घटना घटित हुई, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चला, सावरकर जी क्या कह रहे थे कि लास्ट में जाकर के भारत तोड़ो आंदोलन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि वो सांप्रदायिकता पर करारी चोट करते थे। जो तुष्टीकरण में लगे हुए थे, आरती उतारने में लगे हुए थे, कायदे आजम बोल रहे थे, वो कायदे आजम नहीं कहते थे, वो कहते थे फायदे आजम है भाई, ये तो फायदे में रहने वाला। और जो गांधी थे वो हर सौदा को उन्होंने, जो चाहे वो 1921 का उनका असहयोग आंदोलन था, वो मोपला कांड हुआ, 25,000 हिंदू मरवा लिए। इन्होंने मोपला पे किताब लिखी, सावरकर जी ने उनकी पोल खोली कि ये क्या कर रहे थे भाई, खिलाफत का आंदोलन चला करके, जिसको जिन्ना भी ये कह रहा था कोई मोपला, कोई यहाँ पर हमें उसकी खिलाफत की जरूरत नहीं है।
जो प्रगतिशील मुसलमान था वो भी नहीं, वो भी ये कह रहा था कि हमें खलीफा की जरूरत नहीं है। फिर भी गांधी जा रहे थे और हिंदुओं को लेकर चले गए और उन्होंने काटना शुरू कर दिया। केरल में 25,000 हिंदू डॉक्टर काटे गए, जो साहब इतिहास का आंकड़ा है। डॉ- डॉक्टर साहब एक बात जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आप वक्तव्य रख रहे हैं और पुरानी बातें जो शायद किसी और किताब में नहीं मिलती, वो आपकी किताब में मिलती। तो जैसे कि गांधी जी के बारे में आपने अभी कहा, तो गांधी जी के जो उनके विचार थे, वो आज भी नेताओं या और राजनेता जो हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके उनके विचार उनसे बड़े मेल खाते हैं। आज भी वही अ, मुझे जानो, मुझे पूजो, मुझे मानो, इस तरह की जो भावनाएं हैं वो इतने लंबे समय से चलती आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। और इसको जो चला रहे हैं आज के राहुल गांधी चला रहे हैं। नीत्शे ने कहा था कि उत्तराधिकारी होना बड़ा खतरनाक होता है, और ये गांधी जी का उत्तराधिकारी हैं आज राहुल गांधी। और कैसे 1921 में मोपला कांड के समय गांधी जी ने अफगानिस्तान के शाह के लिए लेटर लिखा था कि आप आइए, हम पे आक्रमण कीजिए भारत पर, और हम आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि हम मुसलमानों के शासन को विदेशी शासन नहीं मानते। इस पर करारा जवाब दिया था सावरकर जी ने। और गांधी जी ही थे जिन्होंने 1943 में जाकर के कहा कि मैं नवाब हैदराबाद को आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का बादशाह बना हुआ देखना चाहता हूं। ये क्या बात है। विराज जी ने ये पुस्तक लिखी है 3 गांधी हत्याएं, उसमें इस बात को दिया गया है। और आज भी वही बातें हो रही हैं। हम किसी के मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है। संवैधानिक आधार पर मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, सावरकर जी का वचन है। मौलिक अधिकार दीजिए, लेकिन सांप्रदायिक आधार पर तुष्टीकरण मत कीजिए। उन्होंने कहा था कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण होना चाहिए। इसकी गलत व्याख्या की जाती है। राजनीति का हिंदूकरण है कि सभी को साथ साथ लेकर के, सबके संवैधानिक अधिकारों की गारंटी लेकर के राज्य की न्याय देते समय किसी भी प्रकार से कोई उनमें भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इन्होंने भेदभाव करने की जब इन्होंने उसमें देश के संविधान में ये डाल दिया कि हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, तो वो तो संविधान के अनुसार चलेगा ना, जिसका ये नारा लगाते हैं। तो चलाइए उसको, देश को संविधान के अनुसार बनाइए, देश के लिए एक नागरिक संहिता। क्यों नहीं बनाते हो भाई। सावरकर जी कह रहे थे कि नहीं, इस तरीके की सांप्रदायिकता के आधार पर किसी का तुष्टीकरण नहीं होगा। मान्यताएं केवल एक होंगी और जो संविधान में लिख दी जाएंगी उनके अनुसार ही काम किया जाएगा। ऐसा नहीं चल सकता, ये वो कह रहे थे। तो ये तो बात न्याय संगत थी, इसमें गलत क्या था। जब वो सैनिकीकरण की बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि 55 देश जो कभी हिंदुस्तान के हिंदुओं के, सनातनियों के हाथ से निकल करके बौद्ध हो गए थे, उन सबको इस्लाम की तलवार ने काट करके खत्म कर दिया। तुम अपने विस्तार की बात करो, तुम अपने पुराने वैभव को गाने लगो, तो ये सांप्रदायिकता हो जाती है इस देश में। यानी मेरा देश कभी पाकिस्तान तक था, कभी वहां तक था। जी, उसके उत्तर भी आप अंत में जरूर दीजिएगा। एक प्रश्न आया है कि गांधी और सावरकर में आज के समय में ज्यादा प्रासंगिक कौन है? आज के समय में निश्चित रूप से सावरकर जी प्रासंगिक हैं। सावरकर जी की नीतियों की विजय हो चुकी है। सावरकर जी ने कभी आसाम के लिए यह कहा था कि आसाम में ले जाकर के, पूर्वी बंगाल से जो आज का बांग्लादेश है, यहां से ले जाकर के अब से 100 साल पहले हिंदू मुसलमानों को मत बसाओ, नहीं तो भविष्य में जाकर के ये सिरदर्दी पैदा करेंगे। और आज क्या हो रहा है वहां पर। आज जब हिमंता कुमार विश्वास उनके वहां के रहने वालों लोगों की इज्जत को भी लूट रहे हैं वो लोग, और वहां की जमीनों पर भी उनके कब्जे कर लिए हैं। जब ये स्थिति पैदा हो गई है, और अब वो कह रहे हैं जो आए हैं वहां से वो भागो यहाँ से। और वो उस समय कह रहे थे कि ये गलत है। नेहरू ने क्या कहा था तब? नेहरू ने कहा था कि जिधर खाली स्थान होता है उधर की ओर को हवा
भागती ही है खाली स्थान को भरने के लिए। तो इस पर सावरकर जी ने क्या कहा? सावरकर जी ने कहा कि आजकल नेहरू जी बहुत अधिक दार्शनिक हो गए हैं, लेकिन उनको एक बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हवा जिधर को भागती है उधर को जहरीली गैस भी ले जाती है। और आज वो जहरीली गैस क्या कर रही है? वहाँ पर मणिपुर की समस्या उठाई जाती है, लेकिन जो बाहर से लोग गए उन्होंने मणिपुर के मूल निवासियों की ऐसी तैसी कर दी, वहाँ पर उनका जीना मुहाल कर दिया। उन्हीं के फॉर्मों पर कभी गए थे और जाने के बाद में उनके जो है चीज़ों को हड़पने लगे, उनकी संपत्तियों को हड़पने लगे, और इससे जाकर के उनके बहन बेटियों के साथ अत्याचार होने लगा। आज वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके गले को घोटा जा रहा। नहीं नहीं, इस तरीके से मत कीजिए। प्रासंगिक कौन हुआ? सावरकर जी। जो सावरकर जी 100 साल पहले कह रहे थे कि गलती कर रहे हो, ऐसे मत कीजिए, सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण मत दीजिए, सांप्रदायिक आधार पर सीटें मत दीजिए, सांप्रदायिक आधार पर 40-40 का बराबर का आंकड़ा मत दीजिए। जो मुस्लिम लीग आज द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे रही है, उसको ये द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद में पुरस्कृत करेंगे और तुमको दंडित करेंगे। इसलिए दंडित करते हुए तुम्हारे देश को बांट देंगे। इसलिए कहा था कि भारत तोड़ो आंदोलन बन सकता है। क्या सत्य साबित नहीं हुई? वो बात हुई थी, इतिहास बताता है। उसको कहा जाता है कि वो तो गांधी का विरोध कर रहा था और अंग्रेजों का साथ दे रहा था। तथ्यों की पड़ताल करते नहीं है। 1948 में आपका प्रधानमंत्री नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन के लिए लेटर लिख रहा है। मेरे पास लेटर है, वो मैं भेज दूंगा आपको। और उसमें लिखते हुए नीचे लिख रहे हैं कि आपके डोमिनियन का प्रधानमंत्री, आपके डोमिनियन का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री नहीं, आपके डोमिनियन का, आपके उपनिवेश का, 1948 में लिख रहे हैं। ये अगर उनके लिए आरती उतारें, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, ब्रिटिश राज्य का सेवक, गांधी जी लिखते थे, ब्रिटिश राज्य का सेवक, राजभक्त, तो वो तो हैं राजभक्त होकर के भी वो तो जो है बढ़िया है। 100 रुपये उनको मासिक रुपये उनसे पेंशन मिलती थी अंग्रेजों से गुजारा करने के लिए। इन्हें पर तेल पिलवाया था वहां पर ले जाकर के, क्योंकि ये कड़क भाषा में सही जवाब देते थे। वो 100 रुपये किस बात का ले रहे थे? आज 100 रुपये कितने हो जाएंगे? जरा अनुमान लगाइए। उस समय के 100 रुपये मासिक, 10-20 रुपये की तो तनख्वाह मिलती थी हमारे लोगों को उस समय। तो उस समय वो जो कुछ कर रहे थे वो उनका सांप्रदायिक दृष्टिकोण था और उनकी चाटुकारिता थी जो अंग्रेजों की कर रहे थे गांधी और नेहरू। और गांधी जी ने जब इस तरीके के एक्ट वो कर रहे थे तो ये उनका विरोध करते थे हर बिंदु पर। तो ये तो स्पष्ट हो चुका कि आज जो है जो परिस्थितियां हैं वो उन लोगों की देन है जो उस समय चाटुकारिता कर रहे थे या किसी तरीके से भी अंग्रेजों से शासन लेने के लिए डोमिनियन मांग रहे थे। 1930 तक हम पूर्ण स्वराज्य नहीं चाहते। और ये 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित कर रहे थे क्रांतिकारियों का। वो तो हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम था। 1907 में लिख रहे थे इस बात को। ये 1930 तक भी मानने को तैयार नहीं थे कि वो हमारे देश का स्वतंत्रता आंदोलन था, नहीं माना इन्होंने। तो फिर वो इनका जो भारत तोड़ो आंदोलन था, अंग्रेजों ने जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तुरंत उनको पुरस्कार देने के लिए उनके सामने थाली कर दी, अब तुमको हम अलग देश देते हैं। और राजा जी ने उसको मान लिया, गांधी जी ने सिग्नेचर कर दिए, 43 में ही कर दिए। और आपके गांधी के अलावा नेहरू ने ये कहा था 1943 में सुभाष चंद्र बोस के लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए उन्होंने कहा था कि यदि वो आ जाते हैं हमारे देश में, उस समय अफवाह चल रही थी कि हमारे देश में वो आ सकते हैं, तो नेहरू ने कहा था कि दिल्ली की चांदनी चौक की सड़कों पर तलवार से सामना करेगी कांग्रेस। कहां चली गई थी अहिंसा उस समय? अपने सुभाष चंद्र बोस का, सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था, कहां चली गई थी अहिंसा उस समय? उसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सावरकर जी ने 22 जून 1940 को यह कहकर के देश से निकलने की घोषणा करवाई थी तुम जाओ यहां से, क्योंकि तुमने अगर यहाँ पर रह करके कोई एक्ट किया तो तुम्हें जेलों में सड़ा करके मार देंगे। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालो, जाओ, तुम बाहर से आक्रमण करो, हम भीतर से उपद्रव मचाएंगे, तब अंग्रेज भागेंगे। और 1965 में लॉर्ड एटली जो 1947 में वहाँ का प्रधानमंत्री था, वो आया था निजी यात्रा पर
उसने निजी यात्रा पर आकर के मुंबई में प्रवास किया था। मुंबई में उसने स्टेटमेंट दिया था। उससे पूछा गया था कि आप ये बताइए गांधी के आंदोलन के कारण भागे थे या कोई और कारण था। तब उन्होंने कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो सेना में उपद्रव हमारी में मच गया था और हमारे यहाँ की जो सेना थी वो हमारे खिलाफ हो गई थी, हम उसके कारण गए थे यहाँ से। उसके पीछे प्रेरणा किसकी काम कर रही थी? सावरकर की। तो सावरकर को तो दबा दिया गया। और किसने दबा दिया? जो नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इतिहास लिखवाने के लिए आरसी मजूमदार को देश का इतिहास लिखने के लिए, स्वाधीनता संग्राम का इतिहास लिखने के लिए कहा। आप पढ़िए, उस पर जाकर के गूगल पर सर्च कर लीजिए मेरी जो मैं बोलने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लिखिए, उन्होंने लिख दिया। जब वो लिख करके पढ़ा गया, देखा तो उसमें गांधी वांधी आंदोलन कहीं ढूंढने से नहीं मिलता था, दब गया कहीं। और जो ऊपर आ रहा था वो क्रांतिकारी आंदोलन निकल करके आ रहा था और सावरकरवाद ऊपर निकल करके आ रहा था। तब उन्होंने क्या कहा? फेंकिए इसको, हटाइए इसको, रद्दी की टोकरी में फेंकिए। और फिर एक अपना मनपसंद ताराचंद, जिसको उसके विद्यार्थी ताराचंद मुल्ला कहा करते थे, प्रोफेसर को, जो मुस्लिम परस्त था, उससे इतिहास लिखवा दिया और ये सारा का सारा गड़बड़ झाला कर दिया। आपकी सावरकर की सोच क्या थी? वो वेदों की तरफ चलते थे, वो रामायण की तरफ चलते थे, वो राम की तरफ चलते थे, वो महाभारत की तरफ चलते थे, वो दर्शनों की तरफ चलते थे, वो उपनिषदों की तरफ चलते थे। ये क्या कह रहे थे? गांधी नेहरू क्या कह रहे थे? गांधी नेहरू कह रहे थे ये तो सब काल्पनिक है, ग्वालियों के गीत है, वेद जो है, रामायण काल्पनिक है। अब अभी आपके सुप्रीम कोर्ट में इसका जो राम मंदिर का आंदोलन चला, उसमें इन्होंने शपथ पत्र दे दिया सबके सामने, आपको मालूम है सबको। किसकी सोच थी? गांधी की सोच थी, उसमें शपथ पत्र दे दिया। ये तो काल्पनिक था, कोई कहानी नहीं है, तो काल्पनिक बात है। गीता पढ़ते थे और गीता को ये कहते थे कि तो अंतर्द्वंद को प्रकट करने वाली लिखी गई नहीं है, कभी कोई कृष्ण नहीं हुआ देश में। कैसे कृष्ण भक्त थे भाई? कह दिया कि मुगलों से पहले का तो इतिहास ही भूल जाओ। तो आपका सारा इतिहास कहाँ रह गया? मुगलों तक गुणगान करने तक सीमित रह गया। गाओ उनके गीत। मैं किसी भी मुस्लिम बंधु की धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाने के लिए बोल रहा, जो तथ्य है उसको तथ्य और सत्य के रूप में बोल रहा हूँ। इतिहासकार का ये धर्म होता है, उसको वही लिखना चाहिए, वही बोलना चाहिए जो उचित होता है। इसी कार्यक्रम के माध्यम से इतिहासकार को हम हमेशा इसलिए अपने साथ रखते हैं कि हमारे बच्चों को वो तथ्य पता चले जो बिल्कुल सत्य। तो बहुत आभार आपका। और कंक्लूजन क्या निकाले आज की चर्चा का? कंक्लूजन केवल यह है कि अपने वीरों की पूजा करने के अपने इतिहास को भूलिए मत। ये वीरों की पूजा करने वाला देश रहा है, इसमें दशहरा ऐसे नहीं मनाया जाता। ये विजयदशमी पर्व है हमारा। हमारे राजा महाराजा इस दिन से विजय अभियानों के लिए निकला करते थे। अपने वीरों की परंपरा के प्रति श्रद्धावान बनिए। सावरकर जी ने ऐसे ही नहीं कह दिया था ये। जब वो ये कह रहे थे सत्यमेव जयते, तब सावरकर जी क्या कह रहे थे? शस्त्रमेव जयते। सत्यमेव जयते की बात मत करिए, जब शस्त्रमेव जयते की बात करोगे तब सत्यमेव जयते होगा। उसके प्रतिकार को देखिए, कविताओं में कुछ नहीं रखा, वो उसको देखिए जरा। जवाब क्या देते थे, कितना कमाल का जवाब होता था। जब वो बुद्ध की गीत गा रहे थे, ये देश तो बुद्ध का है, बुद्ध का है, गांधी का, अब वाले गांधी को जोड़ देते हैं। तब वो कह रहे थे बुद्ध का नहीं है, युद्ध का है। और युद्ध का अभिप्राय क्या था कि अपनी सुरक्षा के लिए खड़े हो जाओ। तो अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये केवल आपके और आपके ऊपर निर्भर नहीं है कि आप तो उपदेश सुनते रहें और आप तो मान लें कि जी बहुत बढ़िया जी, हम तो उदार हैं और हम तो बस सिर झुका लेंगे, काट दीजिए। इससे काम नहीं चलता है। एक ही अनुभव हुआ है आदमी की जात से, जिंदगी काटे नहीं कटती महज जज्बात से। आह भरने से नहीं सयाद पर होता असर, अरे टूटता पाषाण है पाषाण के आघात से। क्या बात है, बहुत सुंदर। जल्लादों को जल्लाद कहना पड़ेगा, आतंकवादियों को आतंकवादी कहना पड़ेगा। और जब आतंकवादियों को आतंकवादी कहकर के कानून के अनुसार उनको फांसी पर लटकाओगे, तब देश बचता है, तब संस्कृति बचती है। तो आज का निष्कर्ष केवल यह है
कि अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने धर्म को पहचानिए और किसी के प्रति कोई द्वेष मत रखिए, किसी के प्रति कोई कटुता मत रखिए, लेकिन अपने सुरक्षा के लिए पूरी तरह चौकन्ने रहिए, अपने राष्ट्र के लिए पूरी तरह चौकन्ने रहिए। बहुत कोई सुंदर कोई बात। तुष्टीकरण नहीं, कोई किसी का विक्षोभीकरण नहीं, किसी के साथ मारकाट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अपनी बात को सावधान होकर के समझिए। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। बहुत सुंदर वक्तव्य आपके, और हमेशा की तरह जो तथ्य आपसे प्रस्तुत होते हैं वो वाकई आने वाली पीढ़ी के लिए एक मील का पत्थर है। और छोटे छोटे संदेश चाहूंगी क्योंकि समय बहुत हो गया है। गौरी शंकर जी, एक छोटा सा संदेश आज के कार्यक्रम के लिए हमारे दर्शकों को क्या देंगे आप? इसको थोड़ा नहीं हो रहा। जी, सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। जल्दी से छोटा सा संदेश दीजिए, हमारा समय बहुत ज्यादा हो गया। नहीं ये तो अभिभूत, क्योंकि ऐसे में अगर मैं उनके आदर्शों पर, सावरकर जी के आदर्शों पर काम कर रहा हूँ, और ये था कि भाई हाँ काम करो, जो उन्होंने कहा काम करो। अब विस्तार से नहीं गया है डॉक्टर राकेश जी को और वक्ताओं को सुन करके बहुत अच्छा लगा। हम, और जैसा कि इन्होंने कहा, तो हम तो लास्ट में वो सब कुछ वहीं पर सिमट कर आ गया, जो उनके सिद्धांत पर हम लोग कर रहे हैं। और वो करना, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक जो कहते हैं ना कि कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो राकेश जी ने जो किसी कहा, आज समय यही है, आपको कहा जाए तो संपर्क टूट गया है उनसे, और बहुत अच्छे वक्तव्य चल रहे थे। दक्षेश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? छोटा सा संदेश आपकी ओर से भी। मैं सूरज नारायण और राकेश जी की बात बड़ा अभिभूत कर, और मैं नहीं कहूँगा कि अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए देव तत्पर रहे, और जो यथासंभव आपसे है कि वीर सावरकर जीवन रहा है, जो जीवन में संकल्प है या जो प्रेरणा है, हमें चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज नारायण जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि युवाओं के लिए और दूसरों के लिए कि जो वीर सावरकर पर 2 फिल्में बनी हैं, अभी एक रणदीप हुड्डा ने बनाई है और इससे पहले भी एक फीचर फिल्म बनी थी, जो तो उनके उसका भी अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे तरीके से बनाई गई थी दोनों फिल्में, और उनके छोटे छोटे क्लिप काट के उसको वायरल करना चाहिए। वो भी मैंने सरल तरीके से विषय आता है। जी बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए, अपने वक्तव्य देने के लिए। तमाम सुधी श्रोता सभी का दिल से धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय प्रगति गुप्ता जी जुड़ गई है, कहानीकार है, बहुत अच्छी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आराधना गुप्ता जी लगातार बनी हुई है, और मोनू जी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सभी का धन्यवाद। और जिस सावरकर का जिक्र हम आज कर रहे थे, उनकी जो प्रासंगिकता है आज के भारत में, वो हमेशा बनी रहेगी। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है, हमेशा रहेंगे, सृष्टि जब तक रहेगी। पुनः आप सबका धन्यवाद देती हूँ, और जिस विषय को लेकर आज उस विषय की सार्थक चर्चा के लिए आप सबका अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।